हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अभिजल भैया। आ चुके हैं हम अपने ओजोन होल रहस्य का सेकेंड पार्ट लेकर। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको कुछ इतना ही बता पाया था कि 2050 तक ये पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा अगर ओजोन लेयर नष्ट होती रही। तो सेकेंड पार्ट में हम आगे की चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज फॉर ही वीडियो आती है। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ओजोन लेयर के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ओजोन एक गैस होती है। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा ओजोन के बारे में। ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 होता है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन, जिसका केमिकल फार्मूला O2 होता है। ओजोन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। लगभग 600 मिलियन साल पहले की बात है। धरती पर एक ओजोन लेयर का जन्म हुआ था। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक जोन है जो करीब 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। धरती के सरफेस से धरती पर मौजूद 90% ओजोन इसी एरिया में पाया जाता है। सरफेस से करीब 32 किलोमीटर ऊपर ओजोन की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है, जो करीब 0.0015% है। कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। बहुत कम मात्रा में गैस एक्चुअली में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन इतनी छोटी ही मात्रा बहुत ज़रूरी है धरती के लिए। ओजोन एक्चुअली में ऑक्सीजन से ही बनता है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आकर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराती हैं। एक बड़ा सिंपल केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के एटम से दूसरे से स्लिप्ट हो जाते हैं, और ये अलग हुए एटम्स से जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिक्स होते हैं तो ओजोन की एक फॉर्मेशन होती है, O2 + O = O3। अब यहाँ पर एक कंसंट्रेशन साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अक्सर ओजोन का मॉलिक्यूल भी उस ऑक्सीजन के एटम से टकरा जाता है, दोबारा से ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाती है। इन दोनों रिएक्शन की एक साइकिल चलती रहती है, और इस पूरी साइकिल को चैपमैन साइकिल करके बुलाया जाता है। यह नाम रखा गया है साइंटिस्ट सिडनी चैपमैन के ऊपर, जिन्होंने एक केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था पहली बार मई 1929 में। इस रिएक्शन को फोटो डिसोसिएशन या फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटो यानी लाइट, और डिसोसिएशन मतलब होता है स्लिप्ड अप होना। लाइट की वजह से एटम्स का स्लिप्ड अप होना ओजोन लेयर मेनली जानी जाती है। सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज से हमें बचाने के लिए, यूवी रेज की वजह से हमें सनबर्न्स हो सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, कैटरेक्ट्स हो सकते हैं, और स्किन और आंखों का कैंसर हो सकता है। अब आप यहाँ पर शायद सोचेंगे कि ओजोन लेयर का काम है हमें यूवी रेज से बचाना, तो हम सन क्रीम क्यों लगाते हैं? अपने आप को यूवी रेज से बचाने के लिए इसके पीछे का बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। सूरज की तरफ से एक्चुअली में ऑलमोस्ट हर वेवलेंथ रेडिएशन निकलती है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऑलमोस्ट हर तरह की रेज सन से निकलती है। इसमें चाहे आपकी विजुअल लाइट हो जो 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है, या फिर यूवी रेज हो, गामा रेज हो, एक्स रेज हो, ये तीनों रेज वैसे हार्मफुल कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये एनर्जाइजिंग होती हैं और इनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये हमारे शरीर को चीर कर अंदर जा सकती हैं, हमारे डीएनए को बदल सकती हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेज में भी यूवी रेज की 3 अलग अलग कैटेगरी होती हैं। यूवी ए जो 315 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, और यूवी बी जो 280 से 315 नैनोमीटर की यूवी रेज होती है, और सी जो 100 से 280 नैनोमीटर यूवी सी का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे छोटा होता है, और यही सबसे खतरनाक होता है। फिर यूवी बी और यूवी ए अब हमारी ओजोन लेयर एक्स रेज, गामा रेज और यूवी सी रेडिएशन को रोकती हैं। धरती पर पहुंचने से यूवी बी रेडिएशन जो होती है वो सिर्फ पार्शली ऑब्जॉर्ब करी जाती है। हमारी ओजोन लेयर के द्वारा यूवी ए ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं करी जाती है, वो पास थ्रू कर जाती है। ओजोन लेयर इसलिए जो सनस्क्रीन होती हैं वो हमें यूवी ए और बची कुची यूवी बी रेडिएशन से बचाती हैं। ज़्यादातर सनस्क्रीन एक्चुअली में सिर्फ यूवी रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा एक ब्रांड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन खरीदा करो। ऐसी सनस्क्रीन जो आपके यूवी ए + यूवी बी दोनों रेडिएशन से आपको बचाए रखे।
और जब हम बात करते हैं ओजोन लेयर के खत्म होने की, तो आप समझ सकते हैं कि खतरा और भी कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यूवीसी रेडिएशन भी पहुंच सकती है और बाकी और हार्मफुल रेज धरती पर पहुंच सकती हैं। यही कारण है दोस्तों कि धरती पर ओजोन लेयर बनने से पहले 600 मिलियन साल पहले लाइफ उस समय मौजूद थी। वह समुद्र के इतनी अंदर थी कि हार्मफुल रेडिएशन पहुंच ना पाए वहां तक, लेकिन फोटोसिंथेसिस करना फिर भी पॉसिबल हो। एवोल्यूशन के चलते ही लाइफ पानी से निकलकर जमीन पर आई, तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट ओजोन लेयर को ही जाता है। ओजोन के आने के बाद ही कई कॉम्प्लेक्टेड ऑर्गेनिज्म समुद्र में कम डेप्थ पर रह पाए। वहाँ उन्हें ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर मिला और धीरे धीरे वो ज़मीन पर आए। ओजोन लेयर के बनने से पहले कुछ भी नहीं था धरती पर जो हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी फॉर्मेशन के बाद सिर्फ 50-60 मिलियन साल बाद लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। अब यहाँ पर हुआ तो ये सब कुछ मिलियंस ऑफ साल पहले था, लेकिन इंसानों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला सिर्फ 200 साल पहले ही। मार्च 1839 स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ बजल में एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन सोनबाइन पानी के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सेपरेट कर रहे थे। इन्हीं एक्सपेरिमेंट को करते हुए इन्होंने एक नोटिस किया कि एक अजीब सी स्मेल आ रही है। ये स्मेल एक गैस से आ रही थी और जब इन्होंने इस गैस को आइसोलेट किया तो इन्होंने इस गैस का नाम ओजोन रख दिया। ओजोन वर्ड एक्चुअली में ग्रीक वर्ब से आता है जिसका मतलब होता है ओजाइम होता है। टू स्मेल मतलब कोई स्मेल आ रही थी और इस गैस का पूरा नाम स्मेल ही रख दिया। इसके 26 साल बाद सन 1865 में डिस्कवर किया जाता है कि ओजोन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम से बना होता है। और आगे चलकर साइंटिस्ट भी डिस्कवर करते हैं कि ओजोन से हार्मफुल रेडिएशन ब्लॉक आउट हो जाती हैं। ये गैस एक डार्क ब्लू कलर के लिक्विड में बदल जाती है -112 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, और -193 डिग्री सेल्सियस पर यह सॉलिड में बदल जाती है एक डीप पर्पल कलर में। ये भी पता लगता है कि इस गैस का एक्सपोजर एक्चुअली में टॉक्सिक है इंसानों के लिए। एटमॉस्फेयर में रहकर जरूर यह गैस हमें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अगर हमारे पास ज़मीन पर रहेगी तो हमारे लिए हार्मफुल होगी। बाकी अगर इसकी स्मेल की बात की जाए तो ये स्मेल एक्चुअली में वैसी होती है जब आप किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के पास जाते हैं और स्पार्क के दौरान जो स्मेल आती है, या फिर जब बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती है और मिट्टी की जो सुगंधित खुशबू आती है। कुछ लोगों को ये स्मेल काफ़ी स्वीट और फ्रेश लगती है, औरों को ये स्मेल मेटेलिक और ब्लीच जैसी लगती है। साल 1921 में एक ब्रिटिश जियोफिजिस्ट जेम बी डॉब्सन एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसके जरिए एटमॉस्फेयर में मेजर किया जा सकता है कि कंसंट्रेशन क्या है ओजोन की। इस मशीन को नाम दिया जाता है डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये आज के दिन स्टैंडर्ड डिवाइस है जिसकी मदद से हम ओजोन मेजर करते हैं। एटमॉस्फेयर में धरती पर बैठे बैठे इनफैक्ट ओजोन की जो कंसंट्रेशन है इसे डॉब्सन यूनिट में ही मेजर किया जाता है, तो ये यूनिट्स का नाम इन्हीं के नाम पर ही रखा गया है। ओजोन लेयर की नॉर्मल थिकनेस 3 to 5 mm होती है, जो कि 300 से 500 डॉप्स यूनिट होते हैं। डॉब्सन की मशीन बनाने के 8 साल बाद वी चैपमैन ने ओजोन की फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाई और चैपमैन साइकिल को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अब ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन मौजूद है, मैंने आपको बताया कि वो इंसानों के लिए हार्मफुल है, तो उसे बैड ओजोन कहा जाता है। साइंटिस्ट सोनबाइन जब ओजोन के साथ काम कर रहे थे तो उन्हें खुद चेस्ट पेन होता था, सांस लेने में मुश्किल होती थी। यह भी देखते थे कि ओजोनाइज्ड एनवायरनमेंट में जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो मर जाते थे। आज के दिन बैड ओजोन जो है वो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से बढ़ रही है। विशेष रूप से कहा जाए तो N2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये कोयले को जलाने से या गाड़ी से रिलीज होती है तो इनकी वजह से ओजोन फॉर्म होती है। सरफेस लेवल पर हीट और यूवी रेज की वजह से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक एटम से स्प्लिट हो जाती है, और ये ऑक्सीजन का एटम फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन बनाता है।
जानने वाली बात है कि अक्सर वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि यह बेड ओजोन कितनी ज़्यादा फॉर्म होगी। गर्मियों के महीनों में ज़्यादा फॉर्म होती है या ये ज़्यादातर यूवी रेडिएशन होती है और ज़्यादातर हीट मौजूद होती है। दूसरी तरफ जब बारिशें होती हैं और हाई ह्यूमिडिटी होती है तो कम ओजोन की फॉर्मेशन होती है। यही कारण है कि ओजोन को एक एयर पोल्यूटेड भी कंसीडर किया जाता है। ये आर्टिकल देख लीजिए 2023 का, ओजोन इमर्जेस एज लीड एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो अच्छी चीज़ नहीं हुई कि ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा ओजोन प्रोड्यूस हो रही है और ऊपर एक ओजोन होल है। ये ग्राउंड वाली ओजोन ऊपर जाकर मिक्स हो जाएगी और वो ओजोन होल बंद हो जाएगा। ये तो फ़ायदा ही हो गया हमारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहला कारण यह है कि ओजोन ऊपर जाकर मिलती नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जो कंसंट्रेशन हमारे लिए हार्मफुल है ज़मीन पर, फिर भी वो बहुत लो कंसंट्रेशन है कंपेयर टू जो कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में चाहिए ओजोन लेयर को बनाने के लिए। लेकिन ओजोन होल की समस्या कैसे आई? बात है 1950s और 1960s की। अंटार्कटिका के ऊपर कई सारे रिसर्च स्टेशन मौजूद थे जो स्पेस, धरती और वेदर की स्टडीज करने के लिए लगाए गए थे। इनमें से कुछ रिसर्च स्टेशन एक्चुअली में ओजोन लेयर की मॉनिटरिंग करने के लिए थे। अगर कहा जाए कि एक अमेरिका का स्टेशन अंटार्कटिका पर 1961 से, जहां पर एक डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा हुआ था, अगस्त 1964 में पहली बार सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था। ओजोन की कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए नासा की नियस प्रोग्राम की वेदर सैटेलाइट थी, जो 1970 में नासा को चिंता थी कि जो इतने सारे एयरक्राफ्ट को चांद तक हम भेजने लग रहे हैं, कहीं उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, डिस्टरबेंस ना हो जाए। उन्हें लगा स्पेसक्राफ्ट की वजह से ओजोन लेयर पर कहीं कोई बुरा असर ना पड़ जाए, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की वजह से कोई बुरा असर नहीं पड़ा। लेकिन बुरा असर कुछ छोटी मोटी डेली लाइफ की चीज़ों से पड़ा। एक ऐसा केमिकल जो आपके हेयर स्प्रे की बोतल में था, शेविंग की क्रीम के कैन में था और फ्रिज में सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस केमिकल की कैटेगरी को हम बुलाते हैं क्लोरोफ्लोरो यानी CFC। जून 1974 में कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया गया इन 3 साइंटिस्ट के द्वारा, जिसे नोबेल प्राइज मिला। इस साइंटिस्ट पेपर में दिखाया गया कि कैसे CFCs की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन जो है वो खत्म हो रही है। इन साइंटिस्ट ने वार्निंग दी कि 40 से 150 ईयर्स तक लाइफ स्पैन होता है CFCs का और इनमें पोटेंशियल होता है पूरी तरह से ओजोन को ख़त्म करने का। इन साइंटिस्ट का बहुत मजाक बनाया गया इस पेपर के पब्लिश होने के बाद, और कुछ लोगों ने इन पर बिल्कुल यकीन नहीं किया और कुछ लोग बोले कि क्या ये नॉनसेंसपन तुम कर रहे हो। इस केमिकल रिएक्शन को देखिए, ये क्लोरीन गैस जाके ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है और बनाती है ऑक्सीजन और क्लोराइड मोनोऑक्साइड। जैसा चैपमैन साइकिल के बारे में बताया था कि साइक्लिक ऑलरेडी हो जा रहा था और क्लोरीन मोनोऑक्साइड जाकर ऑक्सीजन के एक एटम से रिएक्ट करता है और बनाता है ऑक्सीजन और दोबारा से क्लोरीन। इन दो रिएक्शन के मायने समझ रहे हो दोस्तों? क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करता है और दूसरा रिएक्शन के बाद आउटपुट में दोबारा से क्लोरीन निकलता है और ऑक्सीजन निकलती है, यानी जो क्लोरीन दोबारा से निकल रहा है वह फिर से ओजोन से रिएक्ट कर सकता है, जिससे फिर ओजोन खत्म हो जाएगी और क्लोरीन निकलेगी। ये बड़ा ही खतरनाक लूप बन जाएगा और एक क्लोरीन का एटम हजारों ओजोन के मॉलिक्यूल को खत्म कर सकता है। आगे कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए कि साइंटिफिक पेपर की सच्चाई पता लगाने के लिए, तो पता लगा उसमें कि ये बात तो सच थी। इन CFCs में मौजूद क्लोरीन का एटम्स इतना भयानक इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी ओजोन लेयर पर, लेकिन साइंटिस्ट ने फिर भी एस्टिमेट किया कि अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो CFCs की वजह से 2-4% ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। साल 2099 ये साइंटिस्ट की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी, पर लोगों ने इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर आते हैं जोसेफ फेरमैन की कहानी पर, जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में की थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जाकर जरूर देख लें, उसका लोगो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपने इसके पीछे का पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड समझ लिया है। अब आप कह सकते हैं कि ओजोन होल एक्चुअली में कोई होल नहीं है, ये बल्कि एक मेटाफोरिकल तरीका है बताने का कि ओजोन लेयर बहुत थिन हो गई है, मतलब पतली हो गई है। उस जगह पर जिस चीज़ को हम ओजोन होल कहते हैं वो एक्चुअली में ओजोन लेयर है जिसकी थिकनेस 1/3 कम हो गई है। जब ये होल इतनी तेजी से बढ़ रहा था तो पॉलिटिशियन की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाता है। साल 1985 की इस फाइंडिंग के बाद अगले साल 1986 में ही यूनाइटेड नेशन की तरफ से नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। एक ट्रीटी को बनाने का काम शुरू किया जाता है। दुनिया भर में CFCs को बैन करने के लिए साल 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया जाता है जो फोर्स में आता है।
साल 1989 में कमाल की बात यह थी कि दुनिया के इतिहास में एक पहली यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी बन जाती है जिसे दुनिया का हर एक देश साइन करता है। सभी 198 मेंबर्स कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की इस ट्रीटी को रेटिफाई करती हैं। इसके चलते सीएफसीज को रिप्लेस किया जाता है। एचएफसीज के द्वारा एक बुरा असर नहीं पड़ता है ओजोन लेयर पर। और इन्होंने बताया कि साल 2040 तक ओजोन लेयर साल 1980 के लेवल पर वापस आ जाएगी और साल 2045 तक आर्टिक के ऊपर से ओजोन होल जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इस कहानी से एक बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर दुनिया भर के लोग यूनाइटेड कंपनी साथ मिलकर फाइट करें तो बहुत जल्द उसका हल मिल सकता है। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया फेस कर रही है आज के दिन क्लाइमेट चेंज की। अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो एक बार फिर से सभी लोग और सभी सरकारों को यूनाइटेड एक्शन लेने की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो हम दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देकर जाएं और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें और आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।